बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले तस्करा करेंगे अहम मुलाकात का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अहम मुलाकात हुई है और वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुलाकात में ब्रीफिंग दी। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात हुई है, शेख रशीद की जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी। बिलखसूस इस्लामाबाद पुलिस में जो इस्लाहात की जा रही हैं, इस हवाले से ब्रीफिंग की और सियासी सूरत हाल, बिलखसूस जो एक कलदम तंजीम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और जो एहतजाजी तहरीक लाने के हवाले से बातचीत है, इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलानी है, इस बारे में इक़दाम के ऊपर इस मुलाकात में बातचीत की गई। शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ते कर्जों का बहरान हुकूमत को नए कर्जे लेने में मजीद मुश्किलात। पुराने कर्ज की वापसी के लिए नए बॉन्ड्स जारी करना भी मुमकिन ना रहा। दस्तावेजात के मुताबिक बॉन्ड्स जारी करने के लिए बैकअप असासे दस्तयाब नहीं। कोरोना के दबाव के तहत कर्जा मुल्की GDP का 2.6% हो गया। 100 अरब डॉलर के कर्जों की वापसी का काबिल अमल शेड्यूल मिलने में दुश्वारियां हैं। IMF से जारी वाशिंगटन मुज़ाकरात में नए शेड्यूल का मामला सरे फहरिस्त रहा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, दस्तावेजात सामने आई हैं, क्या मतन है? जी, दरहकीकत पाकिस्तान का कर्जा जो था वो 72 से लेकर 75% जो GDP का है वो रहना चाहिए था, लेकिन ये कर्जा इतना बढ़ चुका है अब कि इसके लिए नए बॉन्ड जारी करना जो है वो लाजमी हो गया था। लेकिन नए बॉन्ड जारी करने के लिए पाकिस्तान के पास अटैच करने के लिए बैकअप असासे मौजूद नहीं है, लिहाजा नए बॉन्ड जारी नहीं किए जा सकते और पुराने बॉन्ड्स पे जो उस पे जो मुनाफा था उसकी वापसी के लिए नवंबर से शेड्यूल शुरू हो रहा है। अब ये जो मुसीबत पड़ गई है पाकिस्तान को, उससे जान छुड़ाने के लिए IMF के साथ बात की गई कि इसका हम क्या करें। तो IMF ने ये कहा कि आप कर्जे मौखर कराने के लिए बात करें। 7.3 अरब डॉलर का कर्जा मौखर कराने की बात हुई और ज्यादातरीन इतलात ये हैं कि IMF ये मान गया है, लेकिन नई शराइत सामने रख दी हैं। अब ये नई शराइत जब सामने आएंगी तो वो बड़ी कड़ी होंगी। इस काम के लिए लाजमी ये होगा कि पाकिस्तान अपने बॉन्ड्स के लिए जो असासे हैं वो सामने लाए। बॉन्ड्स के लिए असासे अब दस्तयाब ही नहीं है, लिहाजा जो मौखर होगा वो हाई रेट पे होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कर्जा सूद की वजह से मजीद महंगा हो जाएगा। अब ये कर्जा वापस करने के लिए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो बाहर पाकिस्तानी हैं उनके पैसा इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो भी नीचे जा रहा है और पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं फॉरेन करेंसी के वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल में नए फैसले IMF से मिलकर किए जाएंगे। नए फैसले IMF से मिलकर किए जाएंगे। इकराम होती, अपडेट करने का शुक्रिया। और नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने का कहा गया है, जिसकी समाअत नेपरा 3 नवंबर को करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, जहां पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का कहा गया है, जिसकी समाअत नेपरा 3 नवंबर को करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सलीम मांडवीवाला ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद किडनी हिल्स रेफरेंस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा, नैब को भी नोटिस जारी किया गया है? जी देखिए, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मुल्ज़मान की जानिब से रिलीफ लेने के लिए अदालत से रजू करने का सिलसिला जारी है और सलीम मांडवीवाला की जानिब से भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस को चैलेंज कर दिया गया है। सलीम मांडवीवाला की जानिब से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया है, जिसके बाद अदालत ने सलीम मांडवीवाला की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 3 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद।
फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मतलब है कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, कानून के दायरे में एहतजाज करें, कुछ नहीं कहेंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून उन्हें हाथ में लेगा। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अगर किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में एहतजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नज़र नहीं है, तो इसकी पूरी नज़र है। और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है। FATF है, IMF है, डेट है, अफ़गानिस्तान है। फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। ख़त्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सिपाही है, अगर ख़त्म नबूवत में मुझसे ज़्यादा किसी ने कैद काटी है, तो अपना नाम TV पे बताए। और आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई आर्जी है, सब ठीक हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी डिनर से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के हर मुल्क में महंगाई हुई है। FATF की 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद हो गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के 2 फिगर्स होते हैं। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होती है जिसमें जो चीज़ें वॉलेटाइल होती हैं, जिनकी कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, मसलन खाने पीने की चीज़ें, उसको अगर आप निकाल के देखें, जिसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन जो है, जो वो चीज़ें हैं जिसमें ये खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं और जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो वॉलेटाइल होती हैं वेदर के लिहाज से और सीजनल पैटर्न से, उसको अगर आप देखें तो वो तकरीबन 6-7% पे चल रहा है, वो नहीं बढ़ी। तो क्योंकि कोर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही, इसलिए हमें भी कॉन्फिडेंस है कि अभी जो आर्जी तौर पे महंगाई है, वो आगे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो आगे जाके कम होगी। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन का मौजूदा हालात में एहतजाज करना नामुनासिब और कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। ये वक्त सियासी इंतशार फैलाकर ज़ाती मफादात को परवान चढ़ाने का नहीं। वज़ीर आला ने अपने बयान में ये भी कहा कि हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतज़ामी इक़दाम कर रहे हैं, नताइज जल्द सामने आएंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इंशाअल्लाह GSP+ स्टेटस में तौसीक़ का फैसला पाकिस्तान के हक़ में ही आएगा और मुखालिफिन नाकाम होंगे। भारत का अपने झूठ को यूरोप में सच साबित करने का मंसूबा पहले की तरह अब भी नाकाम हो रहा है। गवर्नर पंजाब ने ब्रसेल्स, इटली, हंगरी समेत दीगर ममालिक का दौरा किया। चौधरी मोहम्मद सरवर यूरोपीय यूनियन के 4 नायब सदूर समेत 30 से ज़ायद अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से मिले। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने GS+ स्टेटस में तोसी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पहली हुकूमत जिसके गुनाहों की जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाली जा रही है, हम हुकूमत को छुपने नहीं देंगे। इसीलिए हम काल कोठरियाँ काट कर आए हैं। पूछते हैं, MQM को नौजवानों की बेरोजगारी नज़र नहीं आ रही? मुस्लिम लीग काफ को आवाम की बदहाली नज़र नहीं आ रही? ये भी कहा कि इत्तेहादी जमातें बराबर की शरीक समझी जाएंगे। इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक पर नजरसानी करें। पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम को मजाक बना दिया गया। अपोजिशन का एहतजाजी प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलेगा। बलूचिस्तान की सियासत पर बात हो तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद पर वोटिंग 25 अक्टूबर को होगी। तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद के लिए जहां नाराज हुकूमती अरकान और अपोजिशन की पोजीशन मुस्तहकम नजर आती है, वहीं 4 नाराज अरकान की मुबैना गुमशुदगी ने मामला मजीद उलझा दिया है। कोयटा से किफ़ायत अली की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। एक जानिब जहां नंबर गेम में नाराज और अपोजिशन अरकान की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं गुज़िश्ता रोज असेंबली के इजलास में गैर हाजिर होने वाले 4 अरकान असेंबली की मुबैना गुमशुदगी पर नाराज अरकान और अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। मुबैना गुमशुदा खातून रुकन बुशरा रिन ने ट्वीट के जरिए बताया कि वो इस्लामाबाद में इलाज के सिलसिले में मौजूद हैं, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अफसोस है कि पीडीएम ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान के अगवा होने का इल्जाम लगाया। जब एक रुकन असेंबली पहुंच चुका तो फिर खवातीन अरकान के गुमशुदा होने का भी इल्जाम लगा डाला। खुदारा झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दें। दूसरी जानिब नाराज अरकान और अपोजिशन जमातों ने मुबैना गुमशुदा अरकान की बाजियाबी तक धरने का ऐलान करते हुए पुलिस और अदलिया का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला किया। नाराज अरकान का कहना था कि हमारे लोगों को अगवा किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अब नाराज और अपोजिशन अरकान ने मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि हुकूमती हलके अब भी तहरीक अदम एतमाद के नाकाम हो जाने का दावा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहले में करवाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ में कहा गया है कि विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के इलेक्शन 15 दिसंबर, तहसील काउंसिल के इलेक्शन 25 मार्च को करवाए जाएं। पेशावर से सब पर रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ बंगश। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? सूबाई हुकूमत ने तारीखों का तयन करके इलेक्शन कमीशन को मरासला भिजवा दिया। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में कराए जाएं। पहले मरहले में विलेज और नेबरहुड कौंसिल, जबकि दूसरे मरहले में तहसील गवर्नमेंट के चेयरमैन के इंतखाबात कराए जाएं। मुरासले में इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी गई है कि पहले मरहले में विलेज और नेबरहुड कौंसिल के इंतखाबात 15 दिसंबर को कराए जाएं। तहसील गवर्नमेंट के चेयरमैन के इंतखाबात 25 मार्च को कराए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात तो आज से 1 साल पहले हो जाने। ये हमारे छोटे छोटे मसले हैं, मसाइल है, वो कोई हल नहीं करता। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया है, इससे बड़ी हमें खुशी हुई है, क्योंकि हमेशा जो नीचे तबके है उनका ताल्लुक बल्दियाती निज़ाम से होता है, जिनसे उनके मसाइल हल होते हैं। देर है दुरुस्त है, ये जितना जल्द अज जल्द हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है निचली सतह तक इक़्तिदार है, लोगों को जो है उनके हकूक़, उनकी ज़रूरियात जो है वो निचली सतह तक जाएँ और वो पूरी हों। खैबर पख्तूनख्वा में विलेज और नेबरहुड कौंसिल के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, जबकि तहसील गवर्नमेंट के चेयरमैन का इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा। मुमताज़ बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। चीन के शहर चेंगडाओ और फैसलाबाद के माबैन सिस्टर सिटी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने ट्वीट करते हुए कहा, सिस्टर सिटी ताउन शहरी सफारतकारी का एक अहम जरिया है। इस मुआहदे से सनती ताउन, अवाम और ताजर बरादरी के माबैन मुआवनत बढ़ेगी। कल्चरल, टूरिज़म, तालीम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। अफगान शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल ख़त्म करके नया तरीक़ाकार मंजूर कर लिया गया। अफगानिस्तान के शहरी मैनुअल वीज़ा पर पाकिस्तान दाखिल नहीं हो सकेंगे। अफगान शहरियों को POVS सिस्टम के जरिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल, बताइएगा क्या तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अफगान शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल की मैनुअल तरीके से जो उनको वीज़ा मिलता था वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अब नया तरीक़ाकार ये है कि अफगानिस्तान और तीसरे मुल्क के शहरी मैनुअल वीज़ा पर पाकिस्तान दाखिल नहीं होंगे। POVS सिस्टम के जरिए वो वीज़ा हासिल कर सकेंगे और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसी से 1 माह के दौरान उनकी क्लियरेंस होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही वजारत दाखिला या पाकिस्तान कमीशन उनको जो है वो वीज़ा जारी करेगा। इसके साथ ऐसे अफगान शहरी जो मेडिकल वीज़ा की दरख्वास्त करेंगे उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस से इस्तिस्ना हासिल होगा। और इसके साथ साथ एक और भी फैसला किया गया है, जिसके तहत अफगानिस्तान के सरमायाकारों को बिजनेस वीज़ा अब 6 की बजाय 4 हफ्तों में जारी करने की तैयारी की गई है, क्योंकि अफगान सरमायाकार इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया और थाईलैंड में सरमायाकारी कर रहे हैं और पाकिस्तान चाहता है कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में हो और इसलिए उनको अब मजीद फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि पोलियो मुहिम अब अफगानिस्तान में भी चलाई जाएगी। मुहिम में ख़वातीन वर्कर्स भी हिस्सा लेंगी, जिसकी इजाज़त बाकायदा तौर पर तालिबान ने भी दी है।
اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کابل میں ہمارے نمائندے زاہد سمدزئی سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا طریقہ کار کیا ہوگا، کب سے یہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے؟ جی امارت اسلامی افغانستان اور یونیسیف نے تازہ ایک تعاون کیا ہے جس کی جانب گھر گھر تک پولیو ویکسینیشن کی ٹیمیں جائے گی اور پورے افغانستان میں اب پولیو کی ویکسین عملی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یونیسیف نے اپنے بیان میں یہ بھی علاوہ کر دیا ہے کہ اس پولیو ویکسین کیمپین میں خواتین بھی حصہ لے گی اور شامل ہے، اور طالبان نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اس سے پہلے جنگ اور سیاسی حالات کی وجہ سے پولیو ویکسین مکمل طور پر تطبیق تو نہیں ہوا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ پولیو جیسی بیماری اب تک افغانستان اور پاکستان میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، حالانکہ اکثر ممالک جو دنیا کے اس میں تو پولیو کو شکست دے دیا ہے۔ اب امید ہے یہ کیمپین اگلے مہینہ شروع ہو جائے گا اور پورے افغانستان میں تطبیق ہو جائے گا۔ جی شکریہ آپ کا زاہد سمدزئی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایران کی المصطفیٰ سائنس و ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے عوام خصوصاً نوجوانوں معاشرے اور سائنس کے درمیان حائل رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سائنس کو آسان ترین انداز میں نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود ہیں نمائندہ 92 نیوز فیصل رضا خان، ان سے بات کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ فیصل رضا خان مصطفیٰ فاؤنڈیشن کے سربراہ بین الاقوامی مواصلات میر ہاشمی سے گفتگو کی ہے، ان سے مزید جانیں گے کہ کیا گفتگو کی گئی ہے۔ جی فیصل بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم ایران کے خوبصورت دارالحکومت تہران میں موجود ہیں۔ یہاں المصطفیٰ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایوارڈز 2021 جو ہیں وہ باضابطہ ان کا آغاز گزشتہ دنوں ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تقریبات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ المصطفیٰ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کے جو ہیڈ آف کمیونیکیشنز ہیں میر ہاشمی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس ایوارڈ کے حوالے سے۔ Today we host a great scientist, Professor Iqbal Chaudhary, in our program, and it was so exciting for the people who attend in this program. We want to remove the barriers between society and science, and because of this we have created a program named Science Cafe. But we also want to remove another barrier, and this is a barrier between nations, especially the barriers between Pakistani people and Iranian people, which are traditionally, culturally close to us, and we love all of them and want to have them in our programs, especially our science promotion meetings in the future. Thank you very much, so nice of you. جیسا کہ آپ نے جانا کہ میر ہاشمی جن کا تعلق جو ہے وہ المصطفیٰ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن سے ہے، اور وہ ہیڈ ہیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعاون میں وسعت کے لیے، اور خاص طور پہ معاشرے اور سائنس کے درمیان جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ان کو ترویج دی جائے۔ المصطفیٰ سائنس ایوارڈز 2021 جس میں پاکستانی سائنسدان جو ہے وہ محمد اقبال چودھری، انہیں بھی یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایوارڈز جو ہیں اور اس قسم کی سائنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، یقیناً نہ صرف پاکستان اور ایران بلکہ پوری اسلامی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترویج میں کلیدی کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ فیصل رضا خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ ناظرین، کراچی کی مصروف ترین سڑک جہانگیر روڈ کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ ایک ماہ پہلے 92 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے سڑک کی فوری مرمت کا اعلان کیا تھا، لیکن سڑک کی مرمت نہیں کی جا سکی۔ روزانہ لاکھوں شہری کس طرح سفر کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز کرن خان سے۔ جی کرن خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم جہانگیر روڈ پر موجود ہیں۔ اب سے کچھ دنوں پہلے، تقریباً ایک ماہ پہلے بھی یہاں پر ہم نے آ کے صورتحال دکھائی تھی، جس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے جو ہے وہ ایکشن بھی لیا گیا تھا، کہا گیا تھا اس سڑک کو فوری طور پر جو ہے وہ بنوایا جائے گا، لیکن اب تک یہ سڑک ابتر صورتحال میں ہے۔ یہاں سے جو بھی گزرتا ہے وہ شدید دشواری کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اور فٹ پاتھ بھی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، گٹر اس میں کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے جو وعدہ کیا تھا کہ فوری طور پر یہ روڈ بنوائی جائے گی، اس وعدے کو پورا کریں۔ شہری بہت زیادہ جو ہے اذیت کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بزی سڑک ہے، اور یہاں پر
سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گزرتے بھی ہیں، اور جبکہ جو رش آورز ہوتے ہیں کافی زیادہ ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس سڑک کو بنوایا جائے اور لوگ جس اذیت کا شکار ہیں اس سے نجات دلائی جائے۔ جی شکریہ آپ کا کریم، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، آگاہ کریں گے آپ کو۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن مہم میں تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب کووڈ ریچ ایوری ڈسٹرکٹ مہم لانچ کی جائے گی۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی سابق ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر اختر رشید کریں گے۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب سمیت محکمہ پرائمری کے دیگر افسران بھی شامل ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 14 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مہم کی سربراہی سابق ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر اختر رشید کریں گے۔ ڈینگی کا حوالہ آپ کو بتائیں تو پنجاب میں ڈینگی مچھر نے مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ مچھر کے ڈس سے مزید 371 افراد کو ہسپتالوں میں لایا گیا ہے۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے سلیمان چودھری۔ پنجاب میں ڈینگی مچھر کے وار، ڈینگی بخار کے باعث صوبے میں مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق تینوں اموات لاہور میں ہوئیں۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی بخار کے باعث 24 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں ڈینگی کے 371 کیسز سامنے آئے۔ صرف لاہور سے ڈینگی کے 266 مریض رپورٹ ہوئے۔ راول پنڈی سے 35، گجرانوالا اور سرگودا سے 7 اور ننکانہ صاحب سے ڈینگی کے 6 کیسز سامنے آئے۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کیسز کی تعداد 8,331 اور لاہور میں 5,933 ہو چکی ہے۔ صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 2,079، لاہور کے ہسپتالوں میں 1,161 ہو چکی ہے۔ سلیمان چودھری، 92 نیوز، لاہور۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کورونا ویکسینیشن کی جعلی انٹری کا کیس، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کورونا ویکسینیشن کی جعلی انٹری کا کیس، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے ملزموں کی درخواست ضمانت پر تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔